नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th बेस्ड ऑन बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान सेशन 2022-2021। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको हम सरसरी दृष्टि से देखते हुए चलेंगे और जितना भी हो सकेगा उतने हम आपके मार्क्स कवर करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही उम्मीद है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ और यूट्यूब परिवार का नाम रोशन करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइड है। 6 यूनिट में क्या है, डिवाइड है 6 यूनिट। इसमें फर्स्ट यूनिट की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट है आपकी कंपोजिट फंक्शन। फर्स्ट यूनिट है आपकी कंपोजिट फंक्शन। सेकेंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा। थर्ड यूनिट है आपकी इसमें कैलकुलस। फोर्थ यूनिट आपकी इसमें वेक्टर एंड कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। फिफ्थ यूनिट है आपका इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग। और लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। देखिए इसमें मार्क्स का कैसे रहता है। कंपोजिट फंक्शन है आपका, ये 4 मार्क का रहेगा। कितने मार्क का रहेगा? कंपोजिट फंक्शन आपका 7 मार्क का रहेगा। अलजेब्रा है, इसके अंदर मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, वो रहेगा आपका 10 मार्क्स का। कैलकुलस हो गया, ये आपका रहेगा 38 मार्क्स का। इन डिटेल बता दूंगा मैं आपको, और वैसे भी आपकी बुक्स में दिया हुआ है, तो बस आपको एक सरसरी दृष्टि से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे कैसे कौन सा चैप्टर कवर करके अच्छे से कवर करके चलना है। कि वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये आपकी 14 नंबर की है, और जो बच गए 2 पार्ट, ये 4 नंबर का है और ये 7 नंबर का है। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन एक अकेला ऐसा पार्ट है, एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो 7 नंबर कवर करेगा। अलजेब्रा आपका 10 नंबर कवर करेगा, जिसके अंदर आपका मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है और दोनों के अनुप्रयोग हैं। कैलकुलस में आपका क्या रहेगा? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और उनके लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे मोस्ट पार्ट है वो आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। 12th में मैं बता दूं कि 12th में जो मैथ की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो कैलकुलस ही होती है। और ये कैलकुलस है, ये आपके 12th के बाद भी कॉलेज लेवल पे फिर MSc लेवल तक काम आता है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंदर आपका वेक्टर आएगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगा, वो आपका 14 नंबर का है। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है मार्क को कवर करने के लिए, और इजी भी है, एकदम इजी है। लीनियर प्रोग्रामिंग एकदम फ्री के नंबर है 4 नंबर, और प्रोबेबिलिटी एकदम फ्री के 7 नंबर है। तो ये तो हो गया अपना सिलेबस। अब अपन इन शॉर्ट अपन बात करते हैं कि आपका पेपर कितने टाइम का होएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज अपनी ये इंट्रो क्लास रहेगी।
और थोड़ा सा अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो मैथ्स का पेपर होएगा वो 80 मार्क्स का होएगा। टाइम आपको मिलेगा 3.25 घंटे। ओके, 3.25 घंटे मिलेंगे आपको। इसमें 30 से 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, जिसमें लास्ट के 5 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मिलेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब एक क्वेश्चन में 2 मिलने का मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि जैसे प्रायिकता से आ गया, प्रोबेबिलिटी से आ गया, और एक आ जाएगा एक आ जाएगा आपको ये वेक्टर से आ जाएगा। तो मतलब आपको इसमें चॉइस मिलेगी। तो ऐसा कुछ हार्ड काम नहीं है। 80 नंबर का पेपर होएगा, 3.25 घंटे मिलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एक विशेष बात और बता दूं बोर्ड की क्लासों के लिए कि आपकी जो बुक है, बोर्ड द्वारा जो निर्मित बुक है, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और बुक का एक भी एग्जाम्पल बिना निकाले हुए नहीं छोड़ें, क्योंकि ज़्यादातर वेटेज क्या होता है कि बुक के एग्जाम्पल और जो आपकी विविध प्रश्नावली होती है उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो आपकी बुक है उसके एग्जाम्पल ज़रूर निकालें, 2-3 बार निकालें, और जो भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में आपका है सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का हिंदी में बता दूं, संयुक्त फलन। देखिए, संयुक्त फलन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैक जाना होगा। क्लास 11th में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि फलन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं यही बात करूं कि फलन क्या होता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो फलन क्या होता है? देखिए, फलन मैं आपको पहले परिभाषा बता देता हूँ कि फलन एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी गणितीय विवेचन का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे लिख देता हूँ मैं इधर, फलन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल इंडक्शन, विवेचन के हल की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फलन लिखा, y = ax + b। मैंने क्या लिखा? y = ax + b। अब सभी को पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? 1 डिग्री की लीनियर इक्वेशन है। 1 डिग्री मैंने क्यों बोला? क्योंकि सभी पे क्या क्या है भाई, जो फलन है इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक तो y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, और 2 कांस्टेंट है। कौन कौन से? a और b। तो जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है कि नहीं? जो है वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। तो 1 है, तो जिसके कारण ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री।
1 डिग्री। ये हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं, मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए लीनियर इक्वेशन होगी 1 डिग्री की। अब यदि मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, यदि मैं y = ax + b और इसमें x की वैल्यू चेंज करूं, मैं इधर लिख रहा हूं, यदि मैं x की वैल्यू चेंज करूं, भाई x की वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है, यदि मैं x = कोई भी रियल नंबर रखूं, जैसे रियल नंबर मान लो या नेचुरल नंबर मान लो, आप कोई भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो यदि मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखूं जैसे 1 2 3 ... n, जैसे मैंने रखा तो y = यदि मैंने x = 1 रखा तो y = मेरे पास क्या आया, a + b आया। इसी प्रकार यदि मैं x = 2 पुट करूं तो मेरे पास y = क्या आएगा, 2a + b आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक फंक्शन था y = ax + b, एक 1 डिग्री का फंक्शन था, और उसमें मैंने क्या करा, x की वैल्यू को चेंज करा। x की वैल्यू को चेंज करा तो मुझे किसकी वैल्यू मिली, मुझे y की वैल्यू मिली। और y की वैल्यू क्या मिली कि डिफरेंट x की वैल्यू पर मुझे डिफरेंट y की वैल्यू प्राप्त हुई। तो मैंने यही तो कहा कि फलन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी मैथमेटिकल इंडक्शन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब अपन बात करते हैं कि फलन कितने प्रकार का होता है, और आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। तो चलिए अपन फलन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपको पहले बेसिक से जोड़ना ज़रूरी है, यदि बेसिक समझ में नहीं आएगा तो ये चैप्टर ऐसा है कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन है बहुत ईजी, यदि ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। और वीडियो को यदि एक बार देखने से समझ में ना आए तो वीडियो को आप 2-3 बार देखें। मेरा दावा है कि वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगेगा, इजी लगेगा और समझ में आ जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है रियल फंक्शन। फंक्शन को ऐसे भी डिनोट करते हैं इन शॉर्ट। वास्तविक फलन क्या होता है, एक मिनट सॉरी, पहले मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। अदर वर्ड में फंक्शन जो आपके इस चैप्टर में यूज होगी वो डेफिनेशन बताता हूँ। लेट A and B are two empty set, are two non-empty set let A and B are two non-empty set and then f is called a function from set A to set B यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार परिभाषित हैं तब फलन कहलाता है, तब फलन f, तो फंक्शन f फलन कहलाता है यदि वह फलन सेट A तथा सेट B में वेरी करे। किस प्रकार,
सेट ए टू सेट बी, और वो फंक्शन कैसा होगा, इज एफ, लिखने का तरीका उसको ऐसा होगा, एफ ए टू बी फॉर ऑल x belongs to A and x की जगह आप A ले लो, स्मॉल A belongs to A and B belongs to B, there exist f of A equals to B. f of A equals to B implies that f of A implies that f of A एक मिनट पानी पी लेते हैं। implies that f of A is subset of B। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब कोई भी दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय होने का मतलब क्या है कि ऐसे मेरे पास कोई दो समुच्चय हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट विद्यमान है। अरिक्त समुच्चय का मतलब हो गया कि ऐसा सेट या ऐसा समुच्चय जिसमें कोई ना कोई विद्यमान, कोई ना कोई अवयव, कोई ना कोई एलिमेंट विद्यमान हो, यानी कि वो खाली ना हो। तो फलन f फलन कहलाता है कि यदि सेट A का एलिमेंट A और सेट B का एलिमेंट B एक दूसरे पे क्या हो, प्री इमेजेस हो। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ये देखिए इधर, जैसे मेरे पास ये एक सेट है A और ये सेट है B, ध्यान से देखिए, मेरे पास ये सेट है A और ये सेट है B, A B C, और इसमें क्या है E F और G, ठीक है। अब सेट A को सेट B तक जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है F, कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों के बीच में फंक्शन है, और वो फंक्शन कैसा है, F ऑफ A टू B, यानी कि f ऑफ A टू B, यानी कि A से B पे जाने का रास्ता कौन है, F। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ A इक्वल्स टू B। कहने का मतलब क्या है कि f के जो भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेजेस हमें कहाँ मिलेंगी, B में मिलेंगी। प्री इमेजेस का मतलब क्या है कि f का जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने A एलिमेंट लिया, तो इस फलन की परिभाषा से ये क्या होगा, इसका f ऑफ A हो जाएगा। और मैंने ये कहा कि A का जो संबंध है वो F से है, B का संबंध है वो G से है, और C का संबंध है वो E से है, ठीक है। तो f ऑफ A होगा तो फिर ये क्या होगा, f ऑफ A फिर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। f ऑफ B क्या हो जाएगा, f ऑफ B क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। और इसी प्रकार f ऑफ C क्या हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ A इज कॉल्ड फंक्शन A टू B। अब देखिए यहीं एक बात और क्लियर हो गई कि ये जो फंक्शन सेट A है, ये फलन f के लिए डोमेन का काम करेगा। किसका काम करेगा, डोमेन का, यानी कि प्रांत का काम करेगा। और जो ये सेट B है, ये फलन f के लिए सह प्रांत का काम करेगा। सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। ये फलन B है, ये सेट B है, ये फलन B के लिए कोडोमेन का काम करेगा। और जो f ऑफ A है, f ऑफ B है, f ऑफ C है, ये तीनों परिसर का काम करेंगे।
परिसर यानी रेंज, ये रेंज का काम करेंगे। तो समझ में आ गई बात कि किसी भी अरिक्त समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय के बीच में कोई फलन काम कर रहा है तो उसमें सेट ए डोमेन का काम करेगा, सेट बी कोडोमेन का काम करेगा, और जो फलन लगने के बाद जो एलिमेंट प्राप्त होते हैं वो हमारे लिए रेंज का काम करेंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। अब देखते हैं फंक्शन के टाइप। अब देखते हैं अपन फंक्शन के टाइप। फंक्शन के टाइप को इन डिटेल नहीं पढ़ना है, बस टाइप बतानी है। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन के बारे में इन डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फंक्शन की टाइप। इधर लिख देता हूँ, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखो मेजरली 3-4 प्रकार के टाइप पढ़ने हैं आपको, 12th क्लास तक इतने ही चलते हैं। तो देखो टाइप, सबसे पहला टाइप हो गया आपका रियल फंक्शन। देखो रियल फंक्शन में क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रियल फंक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर डोमेन और कोडोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो दाता होता है, मतलब जो डोनेट करता है। और कोडोमेन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ से डोनेट करेगा वो वहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन और कोडोमेन। रियल फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन का सेट है, वो रियल नंबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि डोमेन और कोडोमेन का सेट है, वो रियल नंबर होता है। रियल फंक्शन की परिभाषा यही है। दूसरा क्या होता है, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है, तीसरा क्या है आपका, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है, एक मिनट आपकी बुक से देख लेते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है कि फलन a टू b इवन फंक्शन कहलाता है यदि इफ x belongs to a implies that f of x equals to f of minus x equals to f of x, f of माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब क्या है कि डोमेन के एलिमेंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो इक्वल होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट हम इसमें बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन यानी कि अचर फलन। अचर फलन में क्या होता है, अचर फलन में अचर फलन में होता है कि किसी समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन एफ अचर फलन कहलाता है यदि, इसको इधर बता रहे हैं, फलन a टू b इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन इफ x इक्वल्स टू c, यानी कि कोई ना कोई x जो
क्या होगा, जो डोमेन का एलिमेंट होएगा, और ये किसके बराबर हो जाए, किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हो जाए। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, therefore x belongs to A and C belongs to B, then C is called constant function। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए उपयोगी है। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ फंक्शन इन शॉर्ट, क्योंकि ज़्यादा इनका यूज़ होता नहीं है और 12th क्लास में इनका कोई यूज़ है भी नहीं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यदि कोई उतारना चाह रहा है तो वो उतार सकता है वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे कि आपने 11th क्लास में फंक्शन की और भी टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1-1 ऑन टू, उनके बारे में भी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 1-1 फंक्शन। फंक्शन एकेकी फलन। एकेकी फलन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं लिख देता हूँ, लेट A and B are two non-empty set then function f a to b is called 1-1 function if the set of the image of set A to be collect from set B। कहने का मतलब क्या है कि फलन f a to b 1-1 फंक्शन कहलाता है यदि सेट A के प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई इमेज सेट B में उपलब्ध हो। कहने का मतलब क्या है कि फलन A to B एकेकी फलन कहलाता है यदि A के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सेट B में उपलब्ध हो। देखिए इसका हम डायग्राम समझते हैं। इसका क्या समझते हैं अपन, डायग्राम समझते हैं। मैं इस डायग्राम को ओबियसली मशीन बोलता हूँ क्योंकि ये एक मशीन होती है जिसकी सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। नॉन एम्प्टी सेट बोला है तो मतलब सेट ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, इसी प्रकार सेट बी में भी कोई एलिमेंट होंगे, है कि नहीं। तो देखिए सेट ए में एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट ले लेता हूँ A B C D E और F। समझ में आ गई बात। फलन क्या है, फलन है f a to b और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f of a इक्वल्स टू b, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई f of a निकलेगा तभी तो वो b पे पहुँचेगा। समझ में आई क्या बात, कि कोई ना कोई सेट a का अद्वितीय हल सेट b में मिलेगा। बात समझ में आई। अब देखिए मैंने क्या कहा कि सेट a के प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी इधर। तो देखो ए की मान लो ये है, एक की, 2 की ये है। समझ में आई बात। मतलब कोई ना कोई अवयव का क्या होगा, एक प्रतिबिंब होगा। तो जैसे मैं आपको पूछना चाहूँ कि यहाँ पे मैं f ऑफ a इक्वल्स टू b, सॉरी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है f ऑफ a इक्वल्स टू b, तो मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 1 किसके बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि f ऑफ 1 है वो a के बराबर है।
इसी प्रकार एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, बी के बराबर है। एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, सी के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि एककी फलन ऐसा फलन होता है जिसके अंदर सेट ए के प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई प्री इमेज सेट बी के अंदर मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब इसमें किसी के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर इसमें डी, ई और एफ यानी कि बी के 3 एलिमेंट तो खाली रह गए, तो 1 में ऐसा नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट कवर हों। हाँ, एक शर्त यहाँ पे ज़रूर है कि सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। जैसे आप एक अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे किसी के घर शादी है, मान लो कि मेरे घर शादी है, तो शादी में और मेरे दोस्त हैं, मेरे क्या हैं, दोस्त। तो मेरे दोस्त मेरे घर आ सकते हैं ना। और मान लो कि किसी दूसरे की शादी है, मान लो किसी दूसरे दोस्त की शादी है, मान लो कि मेरे 2 दोस्तों की शादी है, एक ही दिन 2 दोस्तों की शादी है, तो मैं अकेला एक ही दिन 2 शादियों में नहीं जा सकता एक ही टाइम पे। तो ऐसा ही काम इधर है कि एक टाइम पे एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। समझ में आ गई। इन शॉर्ट आप यही समझिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ यूज है नहीं। कोई उतारना चाहे तो उतार सकता है। फिर देखिए दूसरा, बहु एकी फलन। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मैनी वन वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा इमेज होगी। कैसे होगी कि जैसे मेरे पास फलन है एफ ए टू बी, नॉन इम्पीटी सेट है। ए में एलिमेंट क्या है, वही एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट ए है। ये सेट मेरे पास बी है, इसके अंदर मेरे पास ए बी सी डी ई और एफ। अब बहुएकी फलन यानी कि एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज है, यानी कि 1 की ए भी है और 1 की बी भी है और 2 की सी मान लो। सब बात समझ में आई? नहीं? कहने का मतलब क्या है कि सेट ए के 2 एलिमेंट की इमेज सेट बी में सेम है और एक ही अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 बंदे एक शादी में जा सकते हैं, लेकिन एक बंदा 2 शादी में एक साथ नहीं जा सकता। वो मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसी के साथ ही अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा फिर? हाँ भाई, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होगा कि जैसे अपने पास ये कोई फलन है, फलन एफ ए टू बी, नॉन इम्पीटी। नॉन इम्पीटी होने का मतलब क्या हो गया, ए में भी कोई ना कोई एलिमेंट है, 1 2 3 4 मान लो, और बी में भी कोई ना कोई एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ मान लो। काम वही करना है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि इस पे जाने का रास्ता तो यही है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। तो देखो 1 ऑन टू में क्या होता है कि सेट बी है, उसकी सभी एलिमेंट कवर होंगे और उनकी प्री इमेज कहाँ मिलेगी, अब
अब उल्टा हो गया थोड़ा कि इनकी पर इमेजेस हमें सेट ए में मिलेंगी। कैसे, देखिए ए की बी सी डी एक बार फिर से देखते हैं, एक बार रुकिए। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 0 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी। समझ में आई बात? अब देखो एक का भी ए से, बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए के 2 एलिमेंटों की सेम इमेज है और बी के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं किससे? सेट ए से। तो ये होगी ऑन टू की परिभाषा। और ऑन टू की परिभाषा आपको मैं बता दूं, एक फलन एफ ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी एक अवयव का प्रतिबिंब हो। और इसको लिखेंगे कैसे? फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए such that f of b equals to a, f of a equals to b। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, एक बार फिर से देखिए। ऑन टू फंक्शन में सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से ढके हुए मान लो आप कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो भी इमेजेस हैं वो सेट ए में मिलेंगी। और उनमें संबंध क्या होगा कि बी सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट सेट ए में कंटेन करेगा, यानी कि बी बिलोंग्स टू बी ए देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट कंटेन करेगा ए में सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। और ये एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी क्या है? यही तो है, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी जो इस फंक्शन पे जाने का रास्ता है। तो ये हो गया आपके बहुपक्षीय फलन ऑन टू फंक्शन। अब देखिए यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं आपके टॉपिक चैप्टर फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है कंपोजिट फंक्शन। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे कंपोजिट के बारे में, बाकी कल पढ़ेंगे। देखिए कंपोजिट फंक्शन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कंपोजिट फंक्शन होता है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन, और संयुक्त फलन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे दो फलनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए और उस कॉम्बिनेशन से जो प्राप्त फलन होता है वो क्या कहलाएगा? संयुक्त फलन कहलाएगा। जैसे मैंने क्या करा, डेफिनेशन वगैरह हम इसकी कल पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या कैसे है। जैसे मान लिया कि मेरे पास 3 सेट अब की बार, लेट ए बी एंड सी आर 3 नॉन इम्पिटी सेट। नॉन इम्पिटी सेट, मेरे पास 3 नॉन इम्पिटी सेट हैं और इन सभी में क्या है? नॉन इम्पिटी है, तो मतलब कोई ना कोई अवयव है। और इन 3 सेटों के लिए मेरे पास फलन है एफ एंड जी। मेरे पास क्या है? 2 फलन है एफ और जी। तो इन दोनों फलनों को यदि मैं मिला के एक नया फलन तैयार कर दूं तो वो जो फंक्शन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। कैसे? एफ फलन की परिभाषा आपको पता ही है, एफ ऑफ ए टू बी एंड जी ऑफ बी टू सी। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन तैयार करना है इन दोनों को मिला के
कि मेरे पास एक ऐसा फलन आना चाहिए एफ ऑफ ए टू सी, यानी कि मुझे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ऐसा फलन चाहिए जो इस प्रकार हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब फलन एफ ऑफ ए टू बी की बात करेंगे तो इसमें ये डोमेन का कार्य करेगा, ये कोडोमेन का कार्य करेगा। ऐसा इधर है। अब ये किसका काम करेगा जी के लिए, ये डोमेन का काम करेगा और ये कोडोमेन का काम करेगा। ये कोडोमेन का काम करेगा। अब देखिए कि जब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है और ये डोमेन है, तो ये कोडोमेन है, तो क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फलन एफ ए टू बी में एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी होता है। क्यों? क्योंकि सेट ए से मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, ए बिलोंग्स टू ए, एंड सेट बी से कोई एलिमेंट मेरे पास बी है, बी बिलोंग्स टू बी। तो क्या फलन की परिभाषा से हमें यही प्राप्त हुआ था। तो फिर ये प्राप्त हुआ था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि g ऑफ b इक्वल्स टू c, क्योंकि मैंने इससे भी एक एलिमेंट ले लिया c बिलोंग्स टू कैपिटल C। समझ में आई बात। तो फलन की परिभाषा से f ऑफ a इक्वल्स टू b एंड f ऑफ b इक्वल्स टू c। अब f ऑफ b इक्वल्स टू क्या होता है, f ऑफ b इक्वल्स टू क्या होता है, अरे इधर देखो ना भाई, f ऑफ a इक्वल्स टू b होता है। तो यदि मैं इसका इन्वर्स करना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, a इक्वल्स टू c आएगा। a इक्वल्स टू c तो आएगा, क्योंकि यदि इसका मैं उल्टा करना चाहूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, a आ जाएगा। और मुझे यही तो चाहिए कि a से c का डायरेक्ट कोई ना कोई संबंध होगा, तो मैं ये कह दूँगा कि f है वो a से c तक जाने का रास्ता है, और फलन होता है वही तो रास्ता होता है। तो इसको एक डायग्राम से भी समझाता हूँ मैं आपको। डायग्राम से समझते हैं। देखो, मान लिया कि मेरे पास ये सेट है A, ये सेट है A, ये सेट है A, ये है B और ये है C। ये सेट है A, ये सेट है B और ये सेट है C। तो देखिए A में से मैंने कोई एलिमेंट X ले लिया, तो यहाँ तक पहुँचेगा तो वो क्या होएगा, B में से Y ले लिया तो यहाँ पहुँचेगा वो f ऑफ x ही तो पहुँचेगा, है कि नहीं भाई। यहाँ से मैंने x लिया है तो उस पर फलन की डेफिनेशन से यहाँ f x पहुँचेगा। उसी प्रकार ये फंक्शन है g, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, फिर यह भी g x पहुँचेगा, है कि नहीं। यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स पहुँचेगा, क्योंकि ये इसमें अब की बार एलिमेंट क्या है, एफ एक्स है, तो सी में क्या पहुँचेंगे, एफ एक्स पहुँचेंगे। तो दोनों फलनों का संयुक्त फलन क्या हो जाएगा, फिर दोनों फलनों का संयुक्त फलन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ। और इस जी ऑफ एफ, ये जो फलन है, ये जो अपना संयुक्त फलन आया है, ये जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी, ये जो संयुक्त फलन आया है यही कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप आराम से क्लासों को देखिए, रेगुलर क्लासेस डालेंगे, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।